Dear students, welcome to the crash course of Basic Electrical and Electronics Engineering, that is BEEE। देखिए एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एंड वी मस्ट हैव अ कोर्स जो पूरे टॉपिक्स को कवर करता हो अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स एंड PYQs। तो देखिए इस चैनल पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो क्रैश कोर्स है इसमें टोटल 5 वीडियोज़ में वो पूरा कंटेंट जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो मिलेगा अलॉन्ग विद दी न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द यूनिट्स सेपरेटली और PYQs भी, राइट। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सारी वीडियोस को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। चलिए देखिए सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है अपना DC सर्किट एनालिसिस। इस यूनिट में क्या क्या अपने को पढ़ना है उस आउटलाइन को एक बार देख लेते हैं। इसी आउटलाइन को पूरे वीडियो में फॉलो करेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे। भले ही ये क्रैश कोर्स है लेकिन जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं ना वो सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, सबको डिटेल्ड डायग्राम्स और उनके जितने भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं उनसे समझाया गया है। और साथ में फाइनली आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए भी हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हो। बीच बीच में भी जिन टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने इस वीडियो में आपको करा कर रखे हैं, राइट। तो देखिए पहला यूनिट है अपना क्या, DC सर्किट एनालिसिस, राइट। देखिए ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपके BEEE के पेपर में। इस यूनिट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 14 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर इसमें से आता है, राइट। तो 14 नंबर का मिनिमम जो है वो इसमें से आता है और कभी कभी इफ़ योर लक इज़ गुड इसमें से 21 मार्क्स का भी आपको मिल सकता है। तो 21 मार्क्स आपके सीधे सीधे बन सकते हैं अगर आप इस यूनिट को अच्छे से करते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है ये, राइट। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है, थ्योरी क्वेश्चंस भी एकदम जो कन्वेंशनल है वो पूछे जाते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो भी बताते रहूँगा आपको बीच बीच में, और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है आसान तरीके वो भी समझाऊंगा, राइट। तो देखिए क्या क्या हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है, देखिए सबसे पहले बेसिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मेजरली इनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। उसके अलावा देखिए हम लोग देखेंगे एनर्जी सोर्सेज, मतलब आपके वोल्टेज और करंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कितने तरह से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए वोल्टेज और करंट डिवीज़न रूल्स पढ़ेंगे, ये भी न्यूमेरिकल में अप्लाई होते हैं। इसके अलावा देखिए किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, KVL एंड KCL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा देखिए मैश एंड नोड एनालिसिस, ये जो मेथड्स हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी आगे यूनिट्स हैं उसमें भी काम आने वाला है आपको। थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये दोनों इनमें से एक न्यूमेरिकल एकदम पक्का है, मतलब, राइट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। इन दोनों में से एक थ्योरम 100% पूछी जानी है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि पेपर में आपको मिले, और एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं कन्वेंशनली पुराने साल के पेपर्स में, उनमें स्टार डेल्टा भी इम्पॉर्टेंट है। तो जिन जिन में मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया ना लगभग सभी में कर दिया, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो पुराने पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को अगर हम अच्छे से तैयार कर लें तो पहला यूनिट जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका पेपर जो है वो एक स्कोरिंग पेपर में चेंज हो जाएगा, राइट। और देखिए फाइनली जो है ना यहाँ पे मैंने एक बड़ा बबल यहाँ पे बनाया, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स को बिना किए पेपर में पहुँच जाना ना, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना सही नहीं होगा। BEEE का पेपर न्यूमेरिकल के बिना अधूरा है, राइट। तो न्यूमेरिकल्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ के चले जाते हैं ना तो देर आर चांसेस कि आपका पेपर अच्छा ना हो, राइट। तो न्यूमेरिकल्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे चैनल में जितने वीडियोज़ आप देखेंगे ना, मैंने सिर्फ वो एकदम सटीक वो न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ जो करेंगे तो हो सकता है उनमें से कुछ न्यूमेरिकल आपको पेपर में भी मिल जाए डायरेक्टली, राइट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो पढ़ने चाहिए अपने को वो सारे न्यूमेरिकल्स जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सब न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर करेंगे, और साथ में PYQs भी देखेंगे क्योंकि कई बार चूँकि कन्वेंशनल पेपर है ना BEEE, कन्वेंशनल का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा पूछी ही जा रही हैं, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन PYQs में से भी आ जाते हैं, राइट। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ जो कि क्या है, DC सर्किट एनालिसिस, राइट। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है वो क्या है, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। सी सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं यहाँ पे। तो पहला जो सबसे सर्किट एलिमेंट अपने को पढ़ना है ना दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो देखिए बहुत सारे लोग फेमिलियर होते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। इट इज़ दी, यहाँ पे एक छोटा डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, है ना, इट इज़ दी अपोजिशन
opposition offered, it is the opposition offered in the path of current, right? किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो कंडक्टर उस करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग सम रेजिस्टेंस, राइट? तो उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? इस रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम्स में मेज़र किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे ना, बहुत मतलब डिटेलिंग तो मैं लूँगा हर एक टॉपिक की, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे क्योंकि एग्जाम्स नियर है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन अभी रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कोई पूछता नहीं है, और मोर ओवर बहुत सारे बच्चे जानते हैं भी है, तो बहुत सारा टाइम जो है अपने को कंज्यूम नहीं करना है इन सब चीज़ों में। जो मेजर चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्टिव वे में सीखना, राइट? तो ये रेजिस्टेंस का एक बेसिक डेफिनेशन है, तो ये एक इसका सिंबल है, ये सभी लोग जानते हैं, राइट? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है? और ये V वोल्ट का बैटरी है और इसके कारण यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, मान लीजिए I, तो व्हाट विल बी द रिलेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर? तो देखिए आपका जो वोल्टेज है एज पर ओम्स लॉ, ये बराबर हो जाएगा किसके? I इंटू आर, ये भी सब जानते हैं, ठीक है? या फिर आपको करंट चाहिए ना, तो दिस करंट विल बी नथिंग बट V बाई आर, राइट? ठीक है? अगर आपको कोई बोलता है पावर बताइए कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर क्या हो जाएगा? देखिए पावर विल बी I स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाई आर, ठीक है? तो ये तीन रिलेशनशिप जो है ना वो आपको मेमोराइज करने हैं किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक है? नेक्स्ट जो अपना एलिमेंट है ना, दैट एलिमेंट इज नथिंग बट दी इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए इट इज दी प्रॉपर्टी, कैसे डिफाइन करते हैं? छोटा डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर या फिर अ कॉइल opposes any change in the magnitude of current passing through it, right? Magnitude of current passing through it, मतलब ये किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसके होने से कोई कॉइल अपने से पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को एकदम से चेंज नहीं होने देता है, राइट? इट ट्राई टू मेंटेन दैट मैग्नीट्यूड, राइट? इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी में नापा जाता है, ठीक है ना? हेनरी में नापा जाता है, ठीक है? ये इसका सिंबल है, राइट, इंडक्टर का, और ये इसका डायग्राम, राइट? अब देखिए इंडक्टर ये है और मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज सप्लाई में देता हूँ, है ना? ये V ऑफ t ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? अभी वोल्टेज सप्लाई दिया, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, मान लीजिए IT, ठीक है? तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशंस वोल्टेज और करंट के, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो किसी इंडक्टर के क्रॉस, अच्छा यहाँ पे जो मैंने सोर्स बनाया ना, इट शुड बी एन AC सोर्स लाइक दिस, ठीक है? अब देखिए टाइम वेरिएबल सोर्स मैंने बनाया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? VT इट इज़ इक्वल टू L DIT बाई DT, और ये तो वोल्टेज हो गया इसके क्रॉस, है ना? अगर आपसे कोई बोलता है करंट बताइए, तो करंट क्या हो जाएगा? देखिए IT इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VT DT। तो अगर आपको करंट दिया है, वोल्टेज पूछा है, तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। वोल्टेज दिया, करंट पूछा है, तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, राइट? ठीक है? तो ये इंडक्टेंस का वोल्टेज और करंट हो गया। लाइकवाइज तीसरा जो एलिमेंट है ना मेरे पास, दैट इज व्हाट? कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर क्या होता है? देखिए कैपेसिटेंस, इट इज दी प्रॉपर्टी by the virtue of which a conductor stores charge in it, ऐसा लिख लीजिए, या कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ए चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है? फैरेड। फैरेड में इसको नापा जाता है। फिर से वही, यहाँ पर अगर मैं एक वोल्टेज लगा दूँ यहाँ पे V ऑफ t, जिसके कारण यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, मान लीजिए IT, तो क्या वैल्यूज हो जाएंगे? देख लीजिए, आपका जो करंट हो जाएगा, है ना,
आई टी इसके अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू सी डी वी टी बाई डी टी, और वोल्टेज हो जाएगा देखिए वी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी, राइट। तो ये वोल्टेज करंट के एक्सप्रेशंस ये आपको याद रहनी चाहिए, है ना। डेफिनेशंस कोई पूछता नहीं है, ये वोल्टेज करंट एक्सप्रेशंस भी याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं ना, अलग से कोई सेपरेटली नहीं पूछता है, राइट। तो ये बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं। चलिए स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एनर्जी सोर्सेज है ना। तो एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, वो सोर्स जो किसी सर्किट को एक्साइट करती है, एनर्जाइज करती है ना। तो सोर्सेज दैट एक्साइट या फिर एनर्जाइज, ठीक है, अ गिवन नेटवर्क, दे आर कॉल्ड एनर्जी सोर्सेज, ठीक है ना। उन्हें एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। बेसिकली दो मेजर क्लासिफिकेशन है या दो मेजर कैटेगरी है। ऐसा मान लीजिए वोल्टेज सोर्स, तो एक ऐसा सोर्स जो किसी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देता है, राइट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं वोल्टेज सोर्स को, इट इज़ दी एनर्जी सोर्स। ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है, इट इज़ द एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स और टर्मिनल्स ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है। किसी नेटवर्क के एंड में अगर आप इसको क्रिएट लगा देते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड करता है, राइट। और करंट सोर्स कैसा होगा, वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो डायरेक्टली सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है ना। तो इट इज़ दी एनर्जी सोर्स, राइट, इट इज़ दी एनर्जी सोर्स दैट provides current in the connected network, ठीक है। देखिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स जैसे भी बनते जा रहे हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी, राइट। बेहतर रहता है बच्चा अगर क्या होता है वीडियो देखते देखते कॉपी में भी नोट करता रहता है ना, वीडियो को पॉज करके समझ के, तो क्या होता है वो मेमोरी में भी वैसे ही ऐड होता रहता है उसकी ना, उसको फिर अलग से बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत समय तक ये चीज़ मेमोराइज रहती है, एग्जामिनेशन जब तक हो नहीं जाता, राइट। तो ये मेरा सजेशन है, जब भी आप भी कोई वीडियो देखें ना, कहीं से भी पढ़े, तो जस्ट मेक अ नोट्स ऑफ, शॉर्ट नोट्स में बना लें, है ना, जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एनर्जी सोर्सेज हैं अपने, है ना। एनर्जी सोर्स क्या होता है ये देखा हमने, वोल्टेज सोर्स मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और करंट सोर्स मतलब जो सीधे सर्किट को करंट देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज है ना। एनर्जी सोर्सेज को और कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, तो ये क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछता है ना, नाम से भी पूछता है कि आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज क्या होते हैं, राइट, या फिर क्लासीफाई दी एनर्जी सोर्सेज, ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है ना वो है आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज। तो क्या होते हैं वो देखने, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल सोर्सेज क्या है ना। तो प्रैक्टिकल सोर्सेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल सोर्सेज में अगर हम लोग पहला देखते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, विच हैज सम स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये इसका एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब भी आप इसको किसी नेटवर्क में लगाएंगे और करंट यहाँ से पास होगा तो एक छोटा सा ड्रॉप होगा इसमें, राइट। तो वोल्टेज सोर्सेज प्रैक्टिकल वो होते हैं जब आप इन्हें किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो जितने के लिए मान लीजिए 100 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है ना, तो जब ये सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ मेयरली स्मॉल वोल्टेज। तो आप जो सर्किट को देगा वो 99.9 समथिंग ऐसा कुछ वोल्टेज देगा, राइट। तो जो बचा हुआ 0.1 वोल्टेज है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसमें ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा ड्रॉप कैसे निकालते हैं, जब भी यहाँ से कोई करंट पास होगा ना, वो करंट को इस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी दी ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर, राइट। तो ड्रॉप इज नथिंग बट दी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस अ प्रोडक्ट ऑफ दैट करंट एंड रजिस्टर अक्रॉस अ
गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, इट इज़ दी वोल्टेज सोर्स विच हैज़ सम स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा है ना स्मॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इट शुड बी एज स्मॉल एज इट कैन बी, ठीक है ना। तो ये स्मॉल, क्योंकि जितना ही छोटा होगा ना उतना ही कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है ना, दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये जो पहला वाला बना है ना, मतलब ये दोनों प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, प्रैक्टिकल सोर्सेज। लाइकवाइज देखिए अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, तो ये कैसा सोर्स होता है जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बहुत हाई वैल्यू हो ना, वो इस सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हो ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए विच हैज़ सम हाई या वेरी हाई लिख लेते हैं, चलिए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा क्या मतलब है इसका, जैसे ये एक इंटरनल, ये आपका करंट सोर्स है ये आई, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। अब इस सोर्स को कहीं भी आप भेजेंगे ना, तो देखिए जो करंट है आई यहाँ से जाएगा ना, तो कुछ पोर्शन यहाँ पे डिवाइड हो जाता है करंट का, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल सोर्सेज है ना, मतलब ये सोर्स अगर मान लीजिए 10 एम्पियर देने के लिए कहीं बना है, तो जब भी आप इसको कहीं अप्लाई करेंगे ना, तो 9.9 एम्पियर समथिंग ऐसा कुछ करंट जो है वो सर्किट को प्रोवाइड करेगा। तो ये 0.1 एम्पियर कहाँ चला गया, तो वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो कर वापस सोर्स में जाता है, ठीक है। तो ये जितना कम से कम होना ये वाला डिवीज़न करंट का, उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये कम से कम होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगाया ना, इट शुड बी वेरी हाई, ठीक है, इट शुड बी वेरी हाई। तो जितना ज़्यादा हाई वैल्यू इसका होगा ना, उतना ही कम करंट इससे पास होगा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स था। अब देखिए नेक्स्ट अपने जो है वो आइडियल सोर्सेज हैं। तो आइडियल सोर्सेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है आइडियल, तो आइडियल मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कोई भी कमी नहीं हो रही है ना। मतलब अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो कोई ड्रॉप ना हो रहा हो, तो ड्रॉप ना हो रहा हो तभी पॉसिबल है ना, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, विच हैज़ ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा आपको बहुत ही डिटेल में अगर जानना है ना कि आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज क्या होते हैं, इनका एक एग्जांपल्स भी अगर आपको देखने हैं, तो मेरे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट है नेटवर्क एनालिसिस नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाकर रखा है, उसमें से भी आप देख सकते हैं ना, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कई टॉपिक्स जो है ना वो आपको नेटवर्क एनालिसिस में भी आगे पढ़ने को रहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस एक सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस को पढ़ाया जाता है। तो उन ब्रांचेस में के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है नेटवर्क का। उस नेटवर्क एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। मोर ओवर अभी क्रैश कोर्स के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इज़ सफिशिएंट, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात हो रही है आइडियल करंट सोर्स की, है ना। अच्छा ये देखिए ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना, ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब हमने शॉर्ट कर दिया ब्रांच को, यहाँ पे ना हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना ऊपर वाले सर्किट में, इस हिस्से को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, देखिए आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, विच हैज़, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो आर रेजिस्टेंस है ना आइडियली क्या होना चाहिए, इतना बड़ा हो जाए कि यहाँ से कोई करंट ही पास ना हो। तो इतना बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा ना तो वहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं। कोई क्यों ऐसे रास्ते पे जाएगा जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हों या खाई हो, ठीक है। तो देखिए आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, विच हैज़ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन कर देते हैं ना। तो यहाँ देखिए यहाँ रेजिस्टेंस आ रहे हैं कनेक्टेड था, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने उसको ओपन कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। अगर आप चलिए उसको बनाना भी चाहें ना तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ए
आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये अब आपने देख लिया कि कैसे हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं अपने एनर्जी सोर्सेज को। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है देखिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज है ना। अब ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज, चलिए देखते हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है ना, यहाँ पे लिखता हूँ चलिए अलग से, इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं ना जो साथ में कनेक्ट किए हुए नेटवर्क में होने वाले किसी भी चेंज से इनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखिए क्या मतलब है, सोर्सेज हुज या सोर्सेज हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ any change in the connected network, any change in the connected network। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए से मेरे पास एक सोर्स है कुछ ऐसा, और ये से 2 वोल्ट्स के लिए डिज़ाइंड है, और ये किसी नेटवर्क से आपने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे अंदर। ये मान लीजिए बॉक्स के अंदर एक नेटवर्क है। अब इस बॉक्स के अंदर नेटवर्क मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब उस कॉम्बिनेशन में आप कितना भी चेंज करते रहिए, उस चेंज होने से इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 वोल्ट के लिए डिज़ाइंड है तो 2 वोल्ट ही देता रहेगा। तो इस टाइप का अगर कोई सोर्स है आपके पास, तो दैट काइंड ऑफ सोर्सेज आर नोन एज व्हाट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, इसी प्रकार करंट सोर्स भी इंडिपेंडेंट वही है, मतलब एक ऐसा सोर्स जो जितने एम्पियर के लिए डिज़ाइंड है उतना ही देता रहेगा कनेक्टेड नेटवर्क को, भले ही कनेक्टेड नेटवर्क में कुछ भी चेंज होता रहे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है कनेक्टेड नेटवर्क में होने वाले किसी भी चेंज के। अच्छा, कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो दीज आर दी सिंबल। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सर्कल के अंदर प्लस माइनस पोलैरिटी, ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। सर्कल के अंदर आपका एरो, ये आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। यहाँ लिखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज है ना। अब इसका उल्टा है, सोर्सेज जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो भाई चेंज हो रहा है कनेक्टेड नेटवर्क में होने वाले किसी चेंज के कारण है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड change with change in the connected network, मतलब कनेक्टेड नेटवर्क के किसी एलिमेंट में होने वाले चेंज के कारण आपका जो सोर्स है उसके वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दैट सोर्सेज आर नोन एज डिपेंडेंट सोर्सेज, राइट। तो डिपेंड कर रहे हैं कनेक्टेड नेटवर्क में क्या चीज़ें हैं। तो मान लीजिए, अच्छा कैसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे डायमंड शेप बॉक्स है ना, ऐसा बॉक्स कहीं आपको बना दिख जाए मतलब डिपेंडेंट सोर्स है। अच्छा, डिपेंडेंट वोल्टेज है कि करंट, तो बॉक्स के अंदर प्लस माइनस दिख जाए तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बॉक्स के अंदर अगर एरो दिख जाए तो डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब डिपेंडेंट सोर्सेज कई टाइप के होते हैं वो देख लीजिए। तो मैंने ब्रीफ में बिल्कुल यहाँ चारों डायग्राम बना के रखे हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, मतलब ऐसा तो नहीं पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज आर देयर, बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो वहाँ अगर आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं ये बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला वाला हमने बनाया है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक बॉक्स के अंदर प्लस माइनस साइन, मतलब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, थोड़ी मैंने एब्रीविएट कर दिया है ना, DVS स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अभी किस टाइप का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो देखिए इसका कनेक्टेड नेटवर्क है ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक वोल्टेज है V, और इस V पर ही इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा टाइम्स ऑफ V है इसका वैल्यू, मतलब अगर V की वैल्यू 2V हो जाएगी तो ये 2 अल्फा भी हो जाएगा, 3V होगी तो 3 अल्फा भी हो जाएगा, राइट। तो V की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं VDVS स्टैंड्स फॉर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बाकी के नाम भी देखिए आप आराम से लिख सकते हैं। अब ये बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है एरो है ना, और यहाँ पर एक करंट का एरो बना हुआ है, तो ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है, और ये करंट डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा एक मिनट, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको मैं चेंज करता हूँ, करंट डिपेंडेंट सोर्स नहीं, इसको क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स है ना, थोड़ा स्पीड में बोलते समय कई बार
हाँ, तो क्या है देखिए, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, और इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की डिपेंडेंसी किस पर है, कनेक्टेड नेटवर्क के वोल्टेज पर, इसलिए है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। अब ये बॉक्स फिर से क्या दिखा रहा है, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कनेक्टेड नेटवर्क के करंट पे, तो इसलिए हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये एब्रीविएशंस को आप मुझे लगता है एक्सपेंड कर पा रहे होंगे, है ना, तो अब आप लिख लीजिएगा। और ये वाला जो लास्ट वाला है वो क्या है देखिए, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये डिपेंड कर रही है करंट पे, इसीलिए इसको हम सब बोल सकते हैं क्या, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, करंट है ना, ये सी हो जाएगा ना, CDCS, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। चलिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट देखिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, मैंने वहाँ पे इंडेक्स में भी लिखा था, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से इस चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, है ना, किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। याद रखिए, मैंने वर्ड लिखा है प्रैक्टिकल लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो ये केवल प्रैक्टिकल सोर्सेज के लिए ही है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है ना, तो मतलब ये इधर से भी कर सकते हैं आप और ये भी कर सकते हैं, बोथ इज पॉसिबल, राइट। कैसे, तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए ये, ठीक है। कैसा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है कनेक्टेड, राइट। इसका वोल्टेज दिया है V और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया है, राइट। तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, मतलब इसकी जगह बना सकते हैं एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स लाइक दिस। करंट सोर्स तो कैसा दिखेगा, ये, और पैरेलल में लगा रहेगा एक रेजिस्टेंस। अब होता क्या है, इसके जो वैल्यूज़ है ना वो क्या हो जाते हैं, तो वैल्यूज़ जो हम निकालेंगे वो मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर ही रहता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में है वो उठ के यहाँ पे पैरेलल में लग जाता है, और इसका जो करंट है ना वो बराबर होता है किसके, देखिए V/R, ये जो वोल्टेज आपको दिया हुआ था, दिस V डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया आपका, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। ये डायग्राम आपको ये दिखा रहा है। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है ना, मान लीजिए आपको एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया हुआ है इस बार यहाँ पे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया है कुछ ऐसा, ये करंट I दिया है, ये रेजिस्टेंस R दिया है, तो इसकी जगह आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज में लगा हो रेजिस्टेंस, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और ये रेजिस्टेंस जो है ना वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है, जो वहाँ पर पैरेलल में आपने लगा के रखा था, राइट। तो ये जो पैरेलल में R लगा था ना, यही उठ के यहाँ कहाँ लग जाएगा, सीरीज में, और इसका जो वोल्टेज है ना दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। तो दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वहाँ पे कई जगह अप्लाई हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और सर्किट में कैसे पहचानना चाहिए कि मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाना है। तो ये सब चीज़ें सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स में देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वोल्टेज एंड करंट डिवीज़न रूल्स। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स को लाइक थेवेनिन्स थ्योरम वगैरह को सॉल्व करते समय ना ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये वोल्टेज एंड करंट डिवीज़न, ये अपने को अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वोल्टेज एंड करंट डिवीज़न रूल, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है। वोल्टेज डिवीज़न रूल, ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या है, तो उसके लिए मान लीजिए आपको कुछ रजिस्टर्स दिए हैं जो सीरीज़ में है ना, तो कहाँ एप्लीकेबल है, देखिए सीरीज सर्किट में एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है जब रजिस्टर्स सीरीज़ में दिए हो ना तो ही अप्लाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है। सीरीज सर्किट तो देखिए दो रजिस्टर्स आपको सीरीज़ में दिख रहे हैं, R1 और R2, राइट। और ये जो वोल्टेज है ना V, अब जो चीज़ें निकालनी है ना वो मैं आपको येलो कर दे रहा हूँ ना। तो मान लीजिए इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज आपको निकालना है
और इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज आपको निकालना है। तो जो चीज़ें वाइट से लिखी हैं वो आपको दी हुई हैं यहाँ पे, और ये V1 V2 जो येलो से लिखे हैं ये आपको निकालने हैं। तो देखिए क्या डायरेक्ट फार्मूला है ना, वो बता रहा हूँ। तो ये जो V1 होता है ना, दैट इज इक्वल टू V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब V1 जो आप R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में उनका सम, राइट। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। लाइकवाइज आपका V2 वोल्टेज अब सिमिलरली आप लिख सकते हैं, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस का सम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज नथिंग बट दी वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्या, करंट डिवीजन रूल क्या होता है ना, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, करंट डिवीजन रूल। ये क्या है देखिए, तो करंट डिवीजन रूल जो है ना, याद रखिएगा ये अप्लाई होता है पैरेलल सर्किट्स में ना। तो जहाँ पे आपको रेजिस्टर्स पैरेलल में दिख रहे हैं ना, वहाँ पर अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल में भी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जो वाइट कलर से लिखे हैं ना, वो चीज़ें आपको दी हैं क्या, आई करंट R1 और R2, ये आपको पता है, और ये निकालने हैं मुझे इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस में कितना कितना करंट हो जाएगा। तो ये I1 I2 मैंने येलो कर दिए जो अपने को निकालने हैं। ठीक है ना, I1 और I2 कितने होंगे। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल मुझे डायरेक्ट फार्मूला बताता है। देखिए क्या होता है, I1 करंट किसके बराबर होता है, टोटल करंट जो आ रहा है ना इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होने के लिए, दैट करंट इज I मल्टीप्लाइड बाई जिस ब्रांच में आप करंट निकाल रहे हैं ना, तो अभी आप R1 में करंट निकाल रहे हैं, तो इसके पैरेलल जहां डिवीजन हो रहा है ना उसका रेजिस्टेंस, तो I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो वहां पे देखिए वोल्टेज डिवीजन में सेम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे गिवन वोल्टेज को, यहाँ करंट डिवीजन में अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके गिवन करंट को। ठीक है, तो ये हो गया एक, राइट। दूसरा देखिए I2 करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट I मल्टीप्लाइड बाई, अब I2 R2 का करंट है तो इसके अपोजिट ब्रांच कौन सी है जहाँ करंट का डिवीजन हुआ है, वो है R1, तो I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये आपको और याद रखना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व द नेटवर्क्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फैमिलियर होंगे आप, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। किरचॉफ्स लॉ 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। पहला लॉ है इसमें देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। ठीक है, ये क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। स्टेटमेंट भी आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी सोचा सामने ही लिखूंगा आपके। ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट है इसका, कि मान लीजिए मेरे पास सर्किट में कोई एक पॉइंट है जिसपे बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही हैं। तो देखिए ऐसा पॉइंट जिसपे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हो ना, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, नोड तो क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जो दो ब्रांचेस को कनेक्ट करता है। तो 2, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी ब्रांचेस अगर कनेक्ट हो रही हैं तो वो नोड के थ्रू ही कनेक्ट होंगी। लेकिन ऐसे सारे नोड्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है ना, वो सारे जंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल दी जंक्शंस आर नोड, बट ऑल दी नोड्स आर नॉट जंक्शंस। द नोड विच इज हैविंग ओनली 2 ब्रांचेस दैट इज नॉट अ जंक्शन, राइट। बस 3 या 3 से ज़्यादा वाले सारे नोड्स क्या है, जंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक सर्किट में किसी भी एक जंक्शन पे जितने भी ब्रांचेस मीट हो रही है ना, उन सभी ब्रांचेस में जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होता है, ये KCL कहता है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं देखिए, द algebraic sum of all currents, the algebraic sum of all currents meeting at a junction is 0। ठीक है, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction is 0। अब यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन लिखने के लिए ना, यू नीड टू प्रोवाइड अ साइन कन्वेंशन। तो देखिए एक साइन कन्वेंशन आपको देना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जंक्शन में अंदर जाने वाले करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो, जो मर्जी ले सकते हैं ना।
ठीक है। लेकिन जो साइन कन्वेंशन एक बार आपने डिफाइन कर दिया, फिर पूरे सॉल्यूशन में वो ही साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना है, राइट। तो देखिए मान लीजिए हम लोग अंदर जाने वाले जो करंट्स है ना नोड के, उन सबको ले रहे हैं पॉजिटिव, और जो भी नोड से बाहर निकल रहे हैं ना उन सबको ले रहे हैं हम लोग नेगेटिव। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, देखिए अंदर जाने वाले करंट्स कौन कौन से हैं, I1 I2 I3 I4, ठीक है। तो लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। और बाहर आने वाले कौन से हैं, I5 I6 I7, तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7, और इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शंस एंड यू हैव टू सिंबलाइज एवरी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ साइन, इधर प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बॉक्स में लिखी है ना, इस इक्वेशन से ये भी तो लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये बराबर हो जाएगा किसके, I5 प्लस I6 प्लस I7, राइट। तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन बन सकता है ना यहाँ पे। अब देखिए ये जो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको बता रही है क्या, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स है ना, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बता रहा है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, राइट। तो एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या, दैट सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स ऑन अ जंक्शन, ठीक है। तो ये भी KCL का एक स्टेटमेंट हो सकता है, बट इसे डिराइव्ड स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि हमने इसको डिराइव किया है उसके फंडामेंटल एक्सप्रेशन से, राइट। तो KCL को ऐसे डिफाइन और डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ KCL। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ये क्या होता है देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सी स्टेटमेंट क्या है, द algebraic sum of all EMFs and voltage drops in a mesh when traversing in a single direction। देखिए every word is important in this definition, when traversing in single direction is 0। क्या मतलब है इसका, एक बार देखते हैं। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए किसी एक मैश में ना, तो मैश क्या होता है, क्लोज पार्ट, ठीक है। ये क्लोज पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, वैसे और छोटे क्लोज पाथ्स में सबसे शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ होता है, मतलब इसके फर्दर डिविजन्स नहीं होते, उसे मैश कहते हैं। लेकिन ये जो KVL है ये बड़े क्लोज पाथ में भी अप्लाई हो सकता है, हाल फिलहाल हम इसे मैश में समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, किसी एक मैश में जितने भी EMFs हैं ना, तो EMF मतलब जितने भी बैटरीज इस पे लगे हैं, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब ड्रॉप मतलब इस रेजिस्टेंस में जब करंट पास होगा ना, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, जो भी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा ना, उन सब का एल्जेब्रिक सम का मतलब मैंने आपको बताया था ना, सम जिसमें डायरेक्शन इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट है ना, किसी डायरेक्शन को आप सिंबलाइज करते हैं प्लस या माइनस साइन से, ठीक है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ मैश। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन ट्रेवर्सिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, आप जो है ना वो ट्रेवर्स कर रहे हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब सारे रीडिंग्स आप ले रहे हैं ना, तो दैट शुड मतलब करंट का डायरेक्शन एक ही मानना है आपको, ठीक है। तो ट्रेवर्सल शुड, ऐसा नहीं कि एक बार करंट क्लॉकवाइज माना एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग शुड बी इन, ट्रेवर्सल का मतलब होता है हर एक एलिमेंट पर एग्जैक्टली वंस आपको एक एक बार जाना है सब पे, और जो भी EMF जो भी वोल्टेज है उसका वो लिखना है बस, ठीक है। तो व्हेन ट्रेवर्सिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन इज 0, राइट। कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, चलिए देखते हैं, हाउ टू राइट दी एक्सप्रेशन।
तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पूरे सर्किट में कुछ करंट I1 फ्लो हो रही है, ठीक है। I1 कुछ करंट ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, ऐसे मैंने मान लिया है ना, क्लॉकवाइज ऐसे कोई करंट जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको लिखने का, इसको हमेशा याद रखिएगा लिखने के लिए। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं ना, उन सभी ड्रॉप को पॉजिटिव लिख लीजिए पहले, राइट। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ पर होंगे, इन सारे रजिस्टर्स में होंगे। एक रेजिस्टेंस R1 में होगा, R2 में होगा, R3 में होगा, R4 में होगा, R5 में होगा। ड्रॉप क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो जैसे R1 में जो ड्रॉप होगा कितना होगा, I1 इंटू R1। तो सारे ड्रॉप पहले आप पॉजिटिव लिखिए, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4 प्लस I5 इंटू R5। तो सारे ड्रॉप मैंने ले लिए, सबको पॉजिटिव ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए वोल्टेज सोर्स या EMF लिखने हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो करंट है जिस भी बैटरी के पहले टर्मिनल को जिसको टच कर रहा है ना पहले, उसका साइन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको V2 लिखना है, राइट। तो करंट आपका जब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो V2 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पहले टच कर रहा है, पॉजिटिव को टच कर रहा है, फिर नेगेटिव को टच कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है ना करंट आपका, ठीक है। तो V2 के साथ कौन सा साइन लेंगे, प्लस। तो यहाँ पे लेंगे देखिए प्लस V2। ये V3 भी क्या हो जाएगा, प्लस V3। V4 क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस इसके नेगेटिव टर्मिनल को पहले टच कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक। और माइनस ऑफ V1। V1 में के साथ भी ऐसा ही है, पहले माइनस को टच कर रहा है, फिर प्लस को, और फिर इन सबको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। तो देखिए ये सबसे आसान तरीका है, राइट। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कोई गलती नहीं होगी, एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी राइट। क्या करना है, सारे ड्रॉप्स को पॉजिटिव लेना है, सारे ड्रॉप पॉजिटिव ले लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ना, ड्रॉप सारे पॉजिटिव ले लिए। और उसके बाद जब आप बैटरी के लिए लिख रहे हैं ना वैल्यूज़, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैटरी के जिस टर्मिनल को आपका करंट पहले टच कर रहा है वो वाला साइन लगा दीजिए। पॉजिटिव को टच कर रहा है तो पहले पॉजिटिव, नेगेटिव को टच कर रहा है तो नेगेटिव। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, KVL, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा KVL मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनके एप्लीकेशंस, राइट। तो एप्लीकेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए कैसे क्या एप्लीकेशंस है KVL की सेल के। तो देखिए एप्लीकेशंस में जो पहला एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन है KVL का, दैट इज मैश एनालिसिस, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन किसका है, KVL का, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मुझे एक मैश दिया हुआ, मतलब एक सर्किट दिया हुआ कुछ ऐसा, इसमें दो मैशेस आपको दिख रहे हैं। ये कुछ वोल्टेज और करंट्स दिए होंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये वोल्टेज है इसका V1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए R2, ये है मान लीजिए R3, ठीक है। और ये वोल्टेज है आपका V2, ठीक है। और आपसे पूछा है किसी भी एलिमेंट के क्रॉस कितना करंट होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो येलो से लिखे हैं ये सब गिवन है, राइट। और बस बाकी की चीज़ें मुझे निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे अप्लाई करें यहाँ पे। तो KVL अप्लाई करना है मुझे, मैश एनालिसिस लगाना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मैशेस आइडेंटिफाई करने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो मैशेस दिए हैं, ये मुझे दिया मैश नंबर 1, राइट, और एक मुझे दूसरा मैश दिया मैश नंबर 2। तो पहले सर्किट में अगर आपको मैश एनालिसिस या KVL अप्लाई करना है तो गिवन सर्किट में कितने मैशेस हैं वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको नाम भी लिख दीजिए चाहे तो। और फिर हर एक मैश में कुछ करंट एज्यूम करिए। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा है से I1, अच्छा इस करंट की डायरेक्शन जो चाहे ना आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया I1, ऐसे ही दूसरा करंट भी यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लीजिए I2, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, बारी बारी से दोनों मैशेस में KVL लगाना है और इक्वेशंस लिखनी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, तो मैश एनालिसिस को KVL का एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैश में हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, KVL। तो अप्लाइंग KVL इन मैश 1, मैश 1 में अगर आप KVL लगाएंगे तो देखिए क्या मैंने आपको बताया था, सारे ड्रॉप्स जो है वो पॉजिटिव लेने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको ट्रेवर्सल जो है वो कैसा चाहिए, सेम डायरेक्शन में। जैसे आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो मैश 1 में क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, राइट। तो देखिए मैश 1 में क्लॉकवाइज घूमते हुए R1 के क्रॉस आपका कितना ड्रॉप होगा, I1 इंटू R1। तो पहले मैंने ड्रॉप लिख दिया I1 इंटू R1, ठीक है। और फिर देखिए अब R2 के क्रॉस, तो अब R2 के क्रॉस पहले करंट देखिए क्या है। तो अगर मुझे क्लॉकवाइज घूमना है ना, देखिए तो एक करंट तो यहाँ से ये जा रहा है I1, एक करंट इसमें ये जा रहा है I2, लेकिन मुझे अगर अपना जो ट्रेवर्सल है वो क्लॉकवाइज ही रखना है तो नेचुरली मुझे I1 को बड़ा बताना पड़ेगा I2 से। यहाँ से करंट क्या जाना चाहिए, I1 माइनस I2, देन ओनली वी कैन से ना कि ट्रेवर्सल जो है वो क्लॉकवाइज है।
या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जिस मैश के लिए KVL इक्वेशन लिख रहे हैं ना, उस मैच के करंट को आप बड़ा मान लीजिए, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ करंट है ना, अच्छा डिफरेंस ऑफ करंट क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में होते ना तो फिर दोनों को ऐड करके लिख देते, फिर तो डिफरेंस का कोई सवाल ही नहीं होता, राइट। पर जो भी अगर अलग अलग डायरेक्शन में दोनों करंट दिए और यहाँ पे करंट्स का डिफरेंस फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर में, तो आप डिफरेंस I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 कैसे लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मैच का इक्वेशन लिख रहे हैं ना, और किस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो से मैच नंबर 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं और क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो नेचुरली मैच नंबर 1 के करंट को आपको बढ़ा लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ R2 के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको पॉजिटिव लिखने के लिए करंट क्या लेंगे, देखिए I1 माइनस I2 इंटू R2। तो पहले ड्रॉप्स को मैंने पॉजिटिव लिख दिया और अभी I1 करंट घूम के इस बैटरी के नेगेटिव को पहले टच कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस V1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से आप अप्लाई करिए क्या, KVL लिखते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग KVL इन मैश 2। मैश 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से मैंने आपसे बोला सारे ड्रॉप्स को पॉजिटिव लीजिए, है ना। तो एक ड्रॉप हो रहा है R3 में, कितना हो जाएगा वो, R3 इंटू I2 करंट फ्लो कर रहा है, प्लस एक ड्रॉप क्या होगा R2 में, पर R2 में अगर मुझे क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करना है तो इस बार कौन से करंट को बड़ा मानूंगा मैं, I2 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा I2 माइनस I1 इंटू R2। और देखिए वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, आपका करंट जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पहले पॉजिटिव को टच कर रहा है ना, तो लिखेंगे प्लस V2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये दो हम इक्वेशंस बना लेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस से हम लोग आराम से I1 और I2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस में ये किया जाता है ना, मैश आइडेंटिफाई करके इक्वेशंस लिख के KVL की, और फिर हम लोग जो भी पूछा है वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है कुछ ऐसा, एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है मुझे, ये ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 10 वोल्ट, ये दिया आपको 20 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है 10 ओम, ये दिया है आपको 4 ओम, और ये आपको दिया है से 2 ओम, और आपसे पूछा है फाइंड द करंट, फाइंड करंट इन 2 ओम यूजिंग मैश एनालिसिस, राइट, या यूजिंग KVL, यूजिंग मैश एनालिसिस। तो देखिए मेथड का नाम अगर दिया हुआ है ना तो आपको वही मेथड लगानी पड़ेगी। तो मैश एनालिसिस देखते से ही आपको समझ जाना है कि बात किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हो रही है, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, देखिए प्रीवियसली मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, ऐसे जितने भी मैशेज है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। दोनों मैशेज में कुछ करंट एज्यूम कर लेंगे, से यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन जो चाहे ले सकते हैं एज्यूम करते समय, बस जब आप वैल्यू निकालेंगे अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी हुई थी वो सही डायरेक्शन है। अगर आपका वैल्यू जो है करंट की वो नेगेटिव आ जाती है सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपने, जो डायरेक्शन आपने मानी थी, करंट एक्चुअल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे ना, तो अप्लाइंग KVL इन मैश 1। मैश 1 में अगर आप KVL अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ड्रॉप पॉजिटिव लेने हैं ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, I1 माइनस I2। ये आई होप सबको आ गया होगा समझ में, माइनस 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको अगर आप और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 12I1 माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10। एक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आप अप्लाई करिए KVL इन मैश 2 में, है ना। तो मैश 2 में अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ड्रॉप पॉजिटिव लेना है तो 4I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, I2 माइनस I1 और प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। ये प्लस 20 क्यों किया, क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पहले टच कर रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस 2I2 प्लस 6 माइनस 2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है।
और बस अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके यू कैन फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, I1 एंड I2 आप निकाल सकते हो। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। हाँ, नेटवर्क का साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो हम लेटर ऑन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काफ़ी वैरायटी देखेंगे न्यूमेरिकल्स के भी लास्ट में इस वीडियो के। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका नोड एनालिसिस, है ना। नोडल एनालिसिस क्या होता है, अब आप ये देख लीजिए। तो देखिए नोडल एनालिसिस जो है ना, वो एप्लीकेशन है किसका, KCL का। KCL का एप्लीकेशन है, तो मुझे KCL लगाना है। तो जब भी नोडल एनालिसिस लगाने की बात हो तो याद रखिए KCL अप्लाई करना है, तो मुझे क्या देखना है, जंक्शन। तो यहाँ पे एक जंक्शन आइडेंटिफाई करना है मुझे। तो मान लीजिए वो जंक्शन ये है, से उसका नाम रख देते हैं A। अब हमने पढ़ा है कि KCL में क्या होता है, किसी भी एक जंक्शन पे मीट होने वाले करंट्स का अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया है V, ये रेजिस्टेंस दिया है R1, ये रेजिस्टेंस दिया है R2, ये करंट दिया मान लीजिए I, ये अच्छा इसको V1 मान लेते हैं, ये V2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, और अब यहाँ से कुछ करंट्स एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ करंट जो है वो I1 दिया हुआ है। ठीक है, ये I करंट है और यहाँ से करंट जो है वो I2 जा रहा है। ठीक है, राइट, और आपसे I1 I2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो यहाँ जो जितने भी येलो कलर से लिखे हैं ना, मान लीजिए वो सारे अननोन वैल्यूज़ हैं, और जो रेड कलर से लिख रहा हूँ वो सारे नोन वैल्यूज़ हैं येलो वाले, और मान लीजिए जो रेड से लिख रहा हूँ ना वो अननोन है। से यहाँ से करंट निकालना है आपको, ये अननोन है, यहाँ से करंट निकालना है आपको, ये अननोन है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अपने को पूछी हुई है, I1 और I2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए नोडल एनालिसिस से कैसे निकालेंगे, KCL लगाएंगे इस जंक्शन पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अप्लाइंग KCL एट ए जंक्शन पे KCL लगाएंगे। तो देखिए नोडल मतलब KCL का डिराइव्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी एक जंक्शन पे एंटर होने वाले करंट्स का सम बाहर जाने वाले करंट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो एंटर होने वाले करंट्स है I1 प्लस I, ये बराबर हो जाएगा किसके, I2 के, जो बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में तो मेरे पास केवल I करंट नोन है, बाकी I1 और I2 तो अननोन है। तो दो अननोन हम लोग एक इक्वेशन से तो निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, देखिए ठीक है, इसके लिए हमको ये जो I1 और I2 करंट्स है ना, और ये जितने भी करंट्स हैं इनको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना रहेगा। तो देखिए I1 करंट क्या हो जाएगा, I1 करंट को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, I1 करंट ये सोर्स से शुरू होकर इस टर्मिनल तक जा रहा है A तक, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में क्या हो सकता है, देखिए V1 माइनस, और यहाँ ये जो A है ना, इस पे कुछ वोल्टेज हम लोग V एज्यूम कर लेते हैं, से V इज दी वोल्टेज एट A, तो दिस विल बी V1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए I1 करंट इस R1 से फ्लो होने वाला करंट है ना, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V या फिर V माइनस V1। तो मैंने V1 माइनस V क्यों लिया, क्योंकि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो जहाँ से करंट जा रहा है वहाँ वाला वोल्टेज पहले, माइनस जहाँ तक जा रहा है वहाँ वाला वोल्टेज, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग I2 को क्या लिख सकते हैं, तो I2 हो जाएगा, देखिए I2 करंट R2 से फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, R2 R3 के कॉम्बो से फ्लो हो रहा है ना, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, V से, तो आप लिखेंगे V माइनस कहाँ तक जा रहा है, V2 तक, तो V माइनस V2 डिवाइडेड बाई, और रेजिस्टेंस क्या है बीच में, देखिए R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R3, राइट। देखिए ये हमने इसको क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, करंट्स को अपने ओम्स लॉ लगा के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये जो वोल्टेज V है ना, इसमें से हमने V2 को माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि V2 की पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस दी है। अगर यहाँ पे ये पोलैरिटी अपोजिट होती ना, ऐसा कुछ होता माइनस प्लस, तो इस बार इसको V प्लस V2 लिखते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स करते समय ध्यान रखनी है। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आगे भी, तो मैं आपको बीच बीच में समझाता भी रहूँगा कि यार ये कैसे लिखते हैं, मतलब हाउ टू टेक दिस पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, राइट। तो एज सुन एज आप ये I1 और I2 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो अब देखिए इनको आप अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, अच्छा I तो दिया ही हुआ है, मैंने बोला था येलो से जो दिए हैं ना वो सारे आपको गिवन चीज़ें हैं। तो जब आप इन I1 और I2 के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनेगा, देखिए क्या, V1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये मैंने इक्वेशन में सब्सटीट्यूट नहीं किया, ये तो इक्वल टू के बाद है, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एक सेकेंड बस।
ये जो है ना, ये चीज़ जो है वो इक्वल टू के बाद है, हमें क्या है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ना। चलिए नेक्स्ट, इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा अब, v1 ये इसकी जगह रखे, i1 की जगह हमने रखा क्या v1 माइनस वी डिवाइडेड बाई r1 प्लस आई गिवन है, फिर i2 की जगह रखेंगे क्या v माइनस वी2 डिवाइडेड बाई r2 प्लस r3। तो देखिए अब जो इक्वेशन बनाया है ना, इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, वो अननोन क्या है, ये v, ठीक है ना, दिस इज दी ओनली अननोन, राइट। तो v का वैल्यू आप निकालेंगे और जैसे ही v निकलेगा उसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट करके यू विल बी एबल टू फाइंड i1 एंड i2। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KCL, या फिर इसे नोड एनालिसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको एक नेटवर्क दिया है कुछ ऐसा, ये यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए ये आपको एक नेटवर्क दिया है ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक है, और एक ये दिया है, मान लीजिए एक छोटा सा नेटवर्क मैंने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। और आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, से मान लीजिए 2 एम्पियर दिया है, ये आपको दिया है 10 वोल्ट, और ये 2 ओम, और ये आपको दिया है 3 ओम, है ना। और आपसे बोलता है फाइंड करंट इन 3 ओम यूजिंग what नोडल एनालिसिस, राइट, नोडल मेथड। नोडल से बताना है आपको कि 3 ओम से कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नोडल अप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। तो नोडल मतलब KCL, और KCL लगाने के लिए मुझे चाहिए जंक्शन, तो ये है वो जंक्शन, ठीक है, इसका नाम A है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज V है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग व्हाट, KCL एट नोड A। KCL लगाने के लिए हर ब्रांच में करंट चाहिए। मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा है से I2, और यहाँ से कुछ करंट जा रहा है से I1 ऐसे, और ये 2 एम्पियर्स तो आ ही रहा है यहाँ पे, ये वाली ब्रांच में 2 एम्पियर्स, ठीक है। तो KCL लगाएंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट्स, तो इनकमिंग करंट्स क्या है, 2 है प्लस I1 है, ये बराबर किसके हो जाएगा, I2 के, राइट। बट I1 I2 दोनों ही अननोन है, और एक इक्वेशन से 2 अननोन तो निकाल नहीं सकते। तो अब मुझे I1 और I2 के एक्सप्रेशन को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए I1 हो जाएगा किसके बराबर, I1 10 वोल्ट से V की तरफ जा रहा है, तो 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लाइकवाइज आपका I2 क्या हो जाएगा, देखिए V से जा रहा है और इधर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा, यहाँ तक जा रहा है, तो ये इसको हम लोग 0 वोल्ट भी कहते हैं ना, ये जो लास्ट वाला नोड है ना, दिस इज और 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये जा रहा देखिए V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस विल बी V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे इस पहली वाली इक्वेशन में, तो ये मिलेगा मुझे क्या, 2 प्लस 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 3। और बस अब आपके पास क्या है, देखिए एक इक्वेशन है, एक अननोन है, यहाँ से आप V का वैल्यू निकालेंगे, है ना। V का वैल्यू क्या है वो निकलेगा, और जैसे ही V आपका निकल जाएगा, फिर जो भी करंट आपसे पूछा है ना 3 ओम के क्रॉस कितना करंट है, तो 3 ओम के क्रॉस करंट कितना, I2, तो फिर आप I2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग नोडल मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने को, नेक्स्ट क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। थेवेनिन्स थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको 2 पार्ट में समझेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट। तो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम को स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ना हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन एक बार देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है, राइट। तो क्या बोलता है थेवेनिन्स थ्योरम, मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये और ये ऐसा कुछ बना हुआ है ना, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स वगैरह दिए हैं, अच्छा एक और रेजिस्टेंस यहाँ दिया है ना, ये कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, पर मैं इनको अभी लिख रहा हूँ ऐसे जनरलाइज फॉर्म में। मान लीजिए V दिया है, ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R3 दिया है, और ये R4 दिया है। तो जितनी चीज़ें येलो से दी है ना वो सारी लिखी हुई है, मतलब येलो से लिखी हुई सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और देखिए करंट जो है ना वो आपसे पूछा है कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है ना ये आपसे पूछ लिया उसने, कि R4 से कितना करंट जा रहा है ना ये बताइए, ठीक है, फाइंड करंट थ्रू R4, ठीक है।
तो देखिए जिस भी ब्रांच से करंट पूछा होता है ना वो ब्रांच आपका लोड रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा जिस भी ब्रांच से आपका करंट पूछा है ना वो ब्रांच आपका कहलाता है लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया, R4, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया इस बार, R4। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, जहाँ से करंट पूछा है वो लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। कोई भी हो सकता है इन तीनों में से, जिससे भी करंट पूछा होता है ना वो लोड रेजिस्टेंस कहलाता, ठीक है। तो R4 मान लेते हैं आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो देखिए R4 जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा है ना, मान लेते हैं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लोड टर्मिनल्स कहलाते हैं ना। तो AB जो है ना ये कहलाता है आपका क्या, लोड टर्मिनल्स, ठीक है। ये आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है और लोड टर्मिनल्स जहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम में बोलता है कि लोड रेजिस्टेंस को छोड़कर जितना भी बचा हुआ सर्किट है ना, जितना भी बचा हुआ ये आपको सर्किट दिख रहा है लोड रेजिस्टेंस को छोड़ करके, ठीक है, जितना बचा हुआ सर्किट है ना इस पूरे सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आपको क्या है ना ये पता होना चाहिए, ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स और साथ में लगा होता है एक रेजिस्टेंस। तो इतने सोर्स को मतलब ये लोड को छोड़ के जितना बचा हुआ नेटवर्क है ना उसको पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल सोर्स से, एक सिंगल प्रैक्टिकल सोर्स से, ठीक है। और फिर ये रिप्लेस करने के बाद अब आपके जो लोड टर्मिनल है वो AB हैं, यही दोनों एज इट इज़, और इधर के सारे सर्किट को आपने रिप्लेस कर दिया एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से। और फिर यहाँ पर अब आपका लोड को वापस से कनेक्ट कर देते हैं ना, आप इस लोड को वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लोड है ये आपका R4 है, मैंने कनेक्ट कर दिया। ये जो वोल्टेज है ना यहाँ पे, दिस वोल्टेज इज नथिंग बट VTH, और ये जो रेजिस्टेंस साथ में लगा दैट इज योर RTH कहलाता है क्या है, देखिए थेवेनिन्स वोल्टेज, और ये RTH जो है वो कहलाता है क्या, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, राइट। तो ये थेवेनिन ने समझाया था कि किसी भी गिवन नेटवर्क में लोड को छोड़ करके जो भी आपका बचा हुआ सर्किट है उसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हो जिसको थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं और एक रजिस्टर लगा हो जिसे आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फिर आपके लोड टर्मिनल पे आप उस गिवन रेजिस्टेंस को लगा दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ से करंट बताना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपसे कोई बोलता है यहाँ से करंट बताओ भैया कितना होगा, ठीक है, इससे वो I करंट है। तो ये I करंट क्या होगा, इस पूरे क्लोज पाथ का एकमात्र करंट है। तो इस पूरे क्लोज पाथ में जितना भी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए I करंट दैट विल बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस R4, ठीक है। तो ये जो है आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालना आसान है बशर्ते मुझे पता हो कि ये VTH कैसे निकलेगा और ये RTH कैसे निकलेगा। तो देखिए इस गिवन सर्किट से जब आप VTH और RTH की वैल्यू निकाल लेंगे ना और उनको आप यहाँ पे रखेंगे तो आप आसानी से इस I करंट को बता सकते हैं। तो देखिए कैसे VTH और RTH निकलते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो VTH RTH निकालने के लिए आपका जो गिवन सर्किट था ना, आपका जो गिवन सर्किट था, पहले मैं उसको एक बार ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये था हमारा गिवन सर्किट लाइकवाइज, और यहाँ पे आपका वो रेजिस्टेंस लगा था जिसमें से करंट फाइंड करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी हुई थी V R1 R2 R3, राइट। देखिए V R1 R2 R3 इतनी चीज़ें आपको दी हैं। तो देखिए अब आपके जो लोड टर्मिनल्स है ना A और B, ठीक है, ये अभी ओपन कंडीशन में है ना। तो इस ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल से देखते हुए अगर आप सर्किट का वोल्टेज निकाल पाते हैं ना तो दैट वोल्टेज इज नथिंग बट VTH, ठीक है। तो VTH क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज दी वोल्टेज अक्रॉस व्हाट, ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, ये आपका VTH होता है। और लाइकवाइज RTH निकालना है आपको, तो RTH निकालने के लिए भी फिर से वही काम करेंगे, लेकिन इस बार क्या करते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स सर्किट में दिया ना तो उसको कर देते हैं शॉर्ट। तो यहाँ सर्किट में वोल्टेज सोर्स दिया था ये, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, बाकी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे बना देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा था तो मैंने उसे शॉर्ट कर दिया, यही अगर करंट सोर्स होता तो मैं उसे ओपन कर देता, राइट, ठीक है।
अच्छा, क्यों किया है मैंने इसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, तो ये भी याद रखिए कि हमने जो गिवन सोर्सेज होते हैं ना उनको आइडियल मानते हुए, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया R3, ये हो गया R1, ये हो गया क्या R2। अब लो टर्मिनल से देखते हुए इसका R इक्विवेलेंट चाहिए और वही होता है आपका RTH। ठीक है, तो RTH अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए R1 और R2 पैरेलल में और इनका कॉम्बिनेशन R3 के साथ सीरीज में है, तो R3 प्लस R1 पैरेलल R2, राइट। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड VTH एंड RTH, और एज सुन एज आपको VTH RTH पता चल गया, आप इस फॉर्मूले में रखिए और I करंट निकालिए, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया होगा। अभी न्यूमेरिकल्स में आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है और कैसे अप्लाई होती है। बहरहाल स्टेटमेंट देखते हैं, तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में अक्रॉस इट्स लोड टर्मिनल्स, है ना, अक्रॉस इट्स लोड टर्मिनल्स, लोड के अक्रॉस मतलब लोड को छोड़ करके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, जिसका वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन अक्रॉस दी ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स एंड दी रेजिस्टेंस, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम दी ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स। देखिए जो काम हमने पीछे किया ना अभी एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल वही का वही एज इट इज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो कई बच्चे थेवेनिन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को रटने की कोशिश करते हैं, तो यू नीड नॉट टू मग अप। ठीक है, आप पहले इसका एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए और जो काम आप एक्सप्लेनेशन में कर रहे हैं ना वही वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप एक दो बार लिखेंगे ना तो विल बी इन प्रैक्टिस, राइट। सो दिस इज थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम को भी बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है, मान लीजिए मुझे एक नेटवर्क दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया है लाइक दिस। ठीक है, इस बार एक करंट सोर्स मैंने बना दिया लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज इसका V है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये I है। ठीक है, और आपको R3 से कितना करंट जाएगा ये बताना है यूजिंग सुपरपोजिशन। ठीक है, आपको यहाँ से कितना करंट जाएगा ना ये बताना है R3 से यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब करते क्या है, देखिए सुपरपोजिशन में तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल उन सर्किट्स पे अप्लाई होती है जहाँ पे कम से कम दो सोर्सेज होते हैं ना, तो एट लीस्ट 2 सोर्सेज ये तो होने ही चाहिए ना, उससे कम में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना, सिंगल सोर्स वाले नेटवर्क में नहीं होता, राइट। तो कम से कम 2 सोर्सेज होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितनी भी चलेंगी, राइट। तो देखिए इस सर्किट में 2 सोर्सेज ऑलरेडी दिए हैं, एक वोल्टेज सोर्स भी और एक करंट सोर्स आई। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी एक सोर्स को आप कंसीडर करिए, है ना। तो कंसीडरिंग यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स। अगर आप वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आप वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, मैं मान लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए सर्किट कैसा बन जाएगा, आप इस वोल्टेज सोर्स को बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, और जो आपका करंट सोर्स था ना, करंट सोर्स अगर दिया है तो इसको हम लोग कर देंगे क्या, ओपन। अगर वोल्टेज सोर्स दिया होता दूसरा तो उसको शॉर्ट कर देते हैं ना। तो कर क्या रहे हैं, उसको आइडियल मानते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, बट आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया V, ये हो गया मान लीजिए R1, ये आपका R2 और ये R3 है। और अब आपका जो डिज़ायर्ड ब्रांच जिससे करंट चाहिए ना वो R3 है। तो अब यहाँ पे R3 से जो भी करंट है ना वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए R3 से जो जाने वाला करंट है ना, ये करंट वो से I1 है या I डैश है, ठीक है, I डैश करंट। तो I डैश करंट अब आप जो भी मेथड लगानी है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लाइकवाइज अब अपने को क्या करना है, देखिए नेक्स्ट, अब दूसरे स्टेप में अपने को कंसीडर करना है करंट सोर्स को, है ना। तो कंसीडरिंग द करंट सोर्स नाउ, कंसीडरिंग द करंट सोर्स
नाउ, ठीक है। तो जब आप करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो देखिए इस बार आपको इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट कर देना और करंट सोर्स बनाना है, राइट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स बनाएंगे, तो देखिए मेरा डायग्राम कैसे हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स हो जाएगी शॉर्ट और ये करंट सोर्स को बना देंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जाएगा देखिए R1, ये R2 और ये R3 और ये आपका करंट सोर्स है। तो आप देखिए अब यहाँ पे भी कोई भी मेथड लगा के आप R3 के अक्रॉस जो भी करंट है ना वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो करंट है इस बार कुछ ऐसा I डबल डैश, ठीक है। तो जब आपने दोनों सोर्सेज को इंडिविजुअली कंसीडर कर लिया और आपके डिजायर्ड ब्रांच से करंट निकाल लिया है, राइट। तो आप देखिए फाइनली जो करंट है ना इसमें, तो फाइनली मान लीजिए यहाँ पे जो करंट है ना वो I हमको मिलता है ना, तो ये जो I करंट है ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सो I करंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, I डैश प्लस I डबल डैश, ठीक है। उन दोनों करंट्स के सम के बराबर हो जाएगा जो करंट आपने निकाले, कब, जब आपने इंडिविजुअली दोनों सोर्सेस को कंसीडर किया और करंट्स निकाले, राइट। अब देखिए जो मैंने दोनों करंट है ना I डैश और I डबल डैश इनको ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा था, सेम, डाउनवर्ड्स। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा ना तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी अलजेब्रिक सम है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए कह क्या रहा है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में क्या बोलता है, देखिए इन एनी लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क कंटेनिंग, देखिए 2 और मोर एनर्जी सोर्सेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सोर्स कम से कम होने चाहिए। फिर देखिए करंट थ्रू एनी ब्रांच, किसी एक ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू दैट ब्रांच, उस ब्रांच से पास होने वाले उन सभी करंट्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर है, कब, जब हर एक सोर्स को आपने इंडिविजुअली एक्ट करा है, रिप्लेसिंग ऑल द अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज एज्यूमिंग देम आइडियल, राइट। तो यही काम यहाँ पे हमने किया था। आगे एक्सप्लेनेशन में आपने देखा ही कैसे 2 सोर्सेज जो थे तो उनमें बारी बारी से एक एक को कंसीडर करके आपका जो भी लोड रेजिस्टेंस था वहाँ से करंट फाइंड किया और फिर फाइनली जितने करंट आपने निकाले बारी बारी से सभी सोर्सेज को कंसीडर करके उन सबका आपने एल्जेब्रिक सम कर दिया। सो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आती है एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू हैव टू राइट देम। इसके स्टेटमेंट को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल अभी आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी पूरे चैप्टर का, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, दैट इज योर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, कई बार एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो चलिए क्या होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए रेजिस्टर्स का अगर ऐसा आपको कहीं कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला, तो इसको हम लोग डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। और इन्हीं तीनों टर्मिनल्स के बीच में ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हैं ना, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ ऐसे कनेक्शन में जो कि इसका स्टार कनेक्शन कहलाता है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो वैल्यूज़ जो है वो रेजिस्टेंस की चेंज हो जाती है, राइट। तो यही वैल्यू में क्या चेंज होता है ये हमें देखना है, ठीक है ना। इसी वैल्यू में क्या चेंज होता है ये हमें देखना है, राइट। तो देखिए अभी डेल्टा टू स्टार हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कैसे डेल्टा से स्टार में बदला जाता है, राइट। तो देखिए अगर आप फिगर 1 देखें ना, ये मान लीजिए फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो फिगर 1 में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना टोटल रेजिस्टेंस है आपको ये बताना है। तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना फिगर ए में, वो कितना है। देखिए एक तो ये आर ए बी आपको दिख रहा है और एक ए से बीच तक ये वाली ब्रांच भी तो दिख रही है ना, ये वाली पूरी ब्रांच है ना। तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इन दोनों का आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो देखिए ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे लिखता हूँ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, that will be equal to what, RAB प्लस, देखिए पैरेलल है ना, नॉट प्लस नहीं करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड बस, ये प्लस को इरेज कर दूँ मैं, हाँ। तो ये हो जाएगा देखिए RAB का पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन दोनों के सम के साथ आर सी ए प्लस आर बी सी, ठीक है, यानी कि उसको लिखेंगे क्या, दैट विल बी इक्वल टू आर ए बी प्लस सॉरी इनटू आर सी ए प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी, ठीक है। सो ये क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ना, ये हमने इस डेल्टा कनेक्शन में देखा है ना। दो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ना, एक ब्रांच तो ये है देखिए यहाँ ए से बी तक, और एक ब्रांच ये है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लाइकवाइज अब आपको यहाँ पर कोई बोलता है ए और बी के बीच में है ना, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, केवल आर ए और आर बी, ये सी तो बाहर है ना सर्किट के, ठीक है ना। तो आर ए और आर बी का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा कितना, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो अब देखिए कभी भी एक स्टार कनेक्शन या डेल्टा दिया है ना और उसका इक्विवेलेंट स्टार है, तो इनमें दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस जो है ना हमेशा बराबर होता है, राइट। तो देखिए हो क्या जाएगा, आर ए प्लस आर बी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पर देखा आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाय व्हाट, तीनों रेजिस्टर्स का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, राइट। ये आपका आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। लाइकवाइज देखिए ऐसे ही आप बी और सी के बीच में निकालेंगे ना, तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन आएगा। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अभी, और फिर बी और सी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए बी और सी पॉइंट के बीच में है ना, तो बी और सी पॉइंट के बीच में यहाँ पर तो लगा हुआ है क्या, आर बी प्लस आर सी, यहाँ पर आर बी सी और आर ए बी एंड आर सी ए के सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं ना, तो सिमिलरली आर बी प्लस आर सी दैट इज इक्वल टू आर बी सी आर ए बी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। एंड तीसरी क्या हो जाएगी, आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू व्हाट, आर सी ए आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन equate the resistances between any two terminals in star and delta connection। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो एज सुन एज आपको ये तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगी ना, अब आपको करना क्या है, देखिए इन तीनों इक्वेशन से, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और थर्ड में ऐड कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करिए और थर्ड में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड देन एडिंग टू थर्ड, है ना, एडिंग टू थर्ड। ये करने के बाद देखिए आपको जो फाइनल रिजल्ट है ना वो क्या मिलने वाला है ना, रिजल्ट आपको मिलेगा, देखिए क्या, आर ए दैट इज इक्वल टू आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। लाइकवाइज आर बी ये मिलेगा क्या, देखिए आर बी सी इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, राइट। ये आर बी मिल जाएगा। और सिमिलरली तीसरा आर सी दैट इज इक्वल टू आर सी का क्या हो जाएगा, देखिए आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस
आर बी सी प्लस आर सी ए, राइट। तो बाय दिस वे देखिए ये जो तीन इक्वेशंस मुझे मिली है ना, से इक्वेशन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, यही तीनों इक्वेशन आपकी क्या है, डेल्टा टू स्टार है ना। ये जो कन्वर्जन आपने किया है ना, दैट इज नथिंग बट डेल्टा टू स्टार, ठीक है। इसे डेल्टा टू स्टार कहते हैं, यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं डेल्टा टू स्टार, क्योंकि सारी वैल्यूज डेल्टा में दी हुई हैं, ठीक है, और हमने निकाली क्या है, सारी वैल्यूज स्टार की, ठीक है। तो डेल्टा टू स्टार अगर आपको कन्वर्जन पूछा है तो आपको ये लिखना है और ऐसे करना है, राइट। अब इसका उल्टा भी पूछता है कई बार, स्टार टू डेल्टा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दिया था न्यूमेरिकल्स का, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज करते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अपने को क्या देखना है, स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा जो है ना वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए डेल्टा टू स्टार के रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं ना, वी यूज टू फाइंड दी, मतलब अप्लाई करते हैं रिजल्ट्स को ही, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा डेल्टा टू स्टार करने के लिए, तो देखिए स्टार टू डेल्टा करने के लिए हम अपनी इक्वेशन 4, 5 एंड 6 यूज़ करेंगे। तो ऐसा लिखते हैं, देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 5, ठीक है। 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे ना, ये 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब ये आप डिवीज़न, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आर ए बी से आर ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर ए सी अपॉन आर बी सी, ठीक है। ये बचेगा क्या, आर ए सी अपॉन आर बी सी। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए आर ए सी ये हो जाएगा कितना, आर ए इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर बी, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा आर ए सी। लाइकवाइज हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, देखिए इसी प्रकार बिल्कुल जैसे हमने आर ए सी निकाला है ना, इसी प्रकार हम लोग एक और टर्म निकालेंगे आर ए बी, ठीक है। एक बार आर ए बी निकालेंगे, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 6 को फिर से वही 6 से को 8 से डिवाइड कर दीजिए या 7 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये डिवीज़न कैरी करके ना, मतलब यहाँ पे मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, तो आप ये डिवीज़न करके ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये वाला लिखा ना, ऐसे ही डिवीज़न और भी करके ना, कौन सी इक्वेशंस का करना है आपको, ये इक्वेशंस को करना है 4, 5, 6 से, ठीक है ना। तो ये डिवीज़न करके आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट जो है वो आर ए बी निकाल सकते हैं, राइट। तो आर ए बी किसके बराबर आएगा, देखिए जब भी आप निकालेंगे दैट विल बी आर ए इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर सी, ठीक है। तो एज सुन एज आपको ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल जाती है ना, आर ए सी कितना है, आर ए बी कितना है, तो बस आपको यही दोनों वैल्यूज़ को, से आर ए सी और आर ए बी आपको मिल गए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको उठा के रखना है 4 में, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के आपको 4 में रखना है, राइट। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7 और इसको नंबर 8 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 4, 7 एंड 8, 4 में से उठाएंगे, 7 में रखेंगे और 8 में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 4, 7 एंड 8 हमको क्या मिल जाएगा, देखिए आर बी सी दैट इज इक्वल टू आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ए, राइट। तो यही सारा काम करके ना बिल्कुल हम लोग बाकी के भी निकाल सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, देखिए सिमिलरली आर सी ए, ये हो जाएगा आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई व्हाट, आर बी, ठीक है। और इसी प्रकार से आर ए बी, ये हो जाएगा किसके बराबर, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, स्टार की वैल्यूज थी उनको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कहलाता है स्टार टू डेल्टा, ठीक है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में पूछता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ये आपको छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का करना है, राइट।
ठीक है। तो आई होप इतना थ्योरी पोर्शन जो आपके यूनिट नंबर 1 में है वो तो हमने कवर कर लिया। जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे डिफरेंट स्लाइड्स की मदद से आपको पढ़ा दिए। अब क्या है, न्यूमेरिकल्स की बारी है। न्यूमेरिकल्स के बिना जो है वो अधूरी है आपकी प्रिपरेशन। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ये वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स, और वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो कीप लर्निंग, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। वीडियो के बारे में अपने राय भी ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखिए, ताकि आने वाली वीडियोस में वो इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इस प्लेलिस्ट का ये सबसे पहला वीडियो है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली देखिए अगले 2-3 दिन में पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको फ्लैश होने लगेगी, ठीक है। उसमें सारा पूरा कोर्स कंटेंट अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा। और इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो और भी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके स्ट्रीम के वो भी आपको धीरे धीरे प्लेलिस्ट जो है वो इस चैनल पे मिलती रहेगी। जैसे कि मैथ्स और जितने भी टफ सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सभी के सभी आपको इस चैनल पे पढ़ने को मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपना पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, राइट।